चलिए डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, अच्छा इसको समझाने से पहले हम लोग ना बेसिकली वो काम करते हैं जो हम कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम दो वेरिएबल के अंदर, है ना। तो देखो तीन तरह की इक्वेशंस ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, जैसे मैंने यहां ले लिया x + 2y = 3, है ना। और एक इक्वेशन मैंने ले ली x + 7y = 4। ये दो इक्वेशन ले ली। ध्यान से देखो, दो लीनियर इक्वेशंस है x और y में, दो वेरिएबल्स हैं x और y, एंड टू डिफाइन द वेरिएबल x एंड y यूनिकली वी रिक्वायर द, कम से कम मुझे दो लाइंस की इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। लाइंस क्यों बोला? क्योंकि x और y में फर्स्ट डिग्री ना लाइन की इक्वेशन ही कहलाती है। तो x + 2y = 3 और x + 7y = 4, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे काम करते थे हम बताओ। मतलब ये सब अपन पहले अच्छे से सीख लेंगे तो ही हमें आगे पता चलेगा कि बेसिकली मैट्रिक्स से ये एप्लीकेशंस जो है ना डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का, इसका यहाँ पे क्या यूज है ना। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट में से कर दो, सेकंड में से फर्स्ट कर दो, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ कितना बना 5y, यहाँ कितना बना 1। सो यहाँ से मुझे y कितना मिला 1/5। x निकालने आप, x कितना हो गया 3 - 2y, है ना, यानी 3 - 2/5। सो यहां से x कितना हो गया 15 - 2 13, है ना। तो 13/5। तो x, y ये हमें क्या मिला 13/5, 1/5। अब ध्यान से देखो, ये जो x और y है, the values of x and y for which these two equations satisfy simultaneously is called the solution of these equations। एक तो क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस है ना, लीनियर क्योंकि x और y में 1 डिग्री है, और चूंकि दो इक्वेशन एक साथ है इसलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और किसमें है ये, दो वेरिएबल्स में, इन टू वेरिएबल्स। कौन से दो वेरिएबल्स, x और y। अब x और y की वो वैल्यूज जिसके लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यदि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू मिलता है, यानी उस इक्वेशंस के आपके पास सॉल्यूशन है, तो हम इन ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यदि कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, है ना, आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं गिव्स, है ना, तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे लिख दूंगी मैं, है ना। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्यूशन मतलब यानी सॉल्यूशंस कितने, या तो 1 मिलेंगे या फिर मोर। 1 को हम लोग और क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। 1 को और हम क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। मोर मतलब कितने ही हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो बात समझ में आ गई। दीज आर द टू लाइन्स, है ना, इन द टू वेरिएबल x and y। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली वी गेट द वैल्यूज ऑफ x and y 13/5 and 1/5, and these x and y are called the solution of these two equations, right? So if any equation gives the solution, whether it is one solution, that is unique solution, or gives the more than one solution, that means infinite solutions, are called the consistent system of linear equations। बात समझ में आ गई, है ना। अभी देखो इसको हम और स्टडी करते हैं, है ना। लाइंस की इक्वेशन है ये, लाइंस की इक्वेशन। लाइंस को जो है हम लोग कैसे फॉर्म में लिखते हैं, ax + by + c = 0, या -c या =c करके भी लिख सकते हैं। लाइंस है तो इनका स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग। स्लोप कितना आता है बताओ, -a/b। यानी इसको अरेंज कर लें हम y = mx + c के फॉर्म में, ऐसे अरेंज कर लें। लाइन की इक्वेशन होती है ना, ये इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म होता है लाइन का। तो y को हम लिखेंगे -ax, है ना, -c/b। तो y कितना हो गया -a/b × x -c/b। अगर आप कंपेयर करते हैं तो m का वैल्यू कितना हो गया -a/b, है ना। अच्छा इस लाइन का स्लोप बोलो m1, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया -1/2। इस लाइन का स्लोप बोलिए, इस लाइन का स्लोप m2 कितना हो गया -1/7।
तो देखो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब आप दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो दीज टू लाइंस गिव्स यू यूनिक सॉल्यूशन व्हेन देयर स्लोप्स आर नॉन इक्वल, यदि उन दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है। यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप देखें, यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब इन दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, और ये जब इंटरसेक्ट करेंगी तो ये पी पॉइंट क्या कहलाएगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जब दो लाइंस काटती है तो कितने पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ओनली वन, एंड दिस वन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस, है ना। सो M1 इज नॉट इक्वल टू M2। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन को अज्यूम करते हैं, यानी AX + BY + C = 0। दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन कौन, बीइंग फर्स्ट डिग्री इन X एंड Y, X और Y में फर्स्ट डिग्री। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स का क्या लेना देना है, मैट्रिक्स का क्या यूज है, डिटरमिनेंट का क्या यूज है, ये हम बाद में जानेंगे। पहले हम ये स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। तो देखिए, जब आपका दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल नहीं है, व्हेन M1 इज नॉट इक्वल टू M2, सो इट गिव्स यू यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए M1 इज नॉट इक्वल टू M2, राइट। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, एक और लाइन कंसिडर करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा X + Y = 7 या 3 लिख लो, और यहाँ लिखा मैंने 2X, ठीक है, 2X + 2Y = 4। ठीक है, पहले ये वाला सॉल्यूशन ले लो, 6 वाला लिखा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने क्या देखा, 0 = 0 आ जाएगा। 0 = 0। अच्छा, पहली लाइन का स्लोप बताओ, फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना है, -1, एंड द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन इज ऑल्सो -1, है ना। हमने क्या देखा कि जब हमने इनको सॉल्व किया सो 0 = 0 आ रहा है, यानी फॉर ऑल X एंड Y बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 = 0 आता है ना। दोनों का स्लोप क्या है, हमने क्या देखा, दोनों का स्लोप इक्वल है, यानी M1 = M2, M1 = M2, 0 = 0 होल्ड फॉर ऑल X एंड Y = 0। तो जब आपका M1 = 0 ये है M2, तो यहाँ पे आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यानी लाइन बिकम्स, इसमें क्या है, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इसमें क्या हो गई, लाइंस बिकम्स कोइंसिडेंट, यानी कंसाइड कर गई, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ गई। यानी पहली वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस बिकम्स सेकंड लाइन, एंड इफ वी डिवाइड बाय द 2 ऑफ द सेकंड लाइन इट बिकम्स फर्स्ट वन। सो दीज टू लाइंस, लुक एट क्लियरली, दीज टू लाइंस आर इक्वल, कोइंसिडेंट है, दोनों लाइन एक ही है। आपने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है पहली वाली लाइन को। सो यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन द टू लाइंस आर कोइंसाइड ऑफ ईच अदर इट गिव्स यू इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ X एंड Y। तो इस केस में भी आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं। In the first case, when the slope of the two lines are not equal, these lines are intersecting, and in this case, it gives you unique solution. But in this case, when the two lines become coincide of each other, it gives you infinite solution. जब भी आपको solution मिलेंगे, whether it provides you unique solution, ये आपको unique solution provide करें या infinite solution provide करें, दोनों cases में हम इसको क्या बोलेंगे, consistent system of linear equation। बात समझ में आ गई। अब हम एक और केस कंसिडर करते हैं, यहाँ देखें, X + Y = 3, है ना, ऐसे मैंने लिखा, और यहां लिखा मैंने 3X + 3Y = 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो कितना हो गया, 3X + 3Y = 9। अब आप इस सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, इसमें से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 0 = 2। इज इट पॉसिबल दैट 0 = 2? नो। सो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा, पहली लाइन का स्लोप कितना है, फर्स्ट लाइन का स्लोप M1 कितना है आपका, -1, और M2 कितना है, वो भी -1। लेकिन 0 2 के इक्वल नहीं होता। हाँ, 0 0 के इक्वल होता है, 1 = 1, 7 is also equal to 7, बट 0 is not equal to 2, ये नहीं होता।
तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, अभी भी हमारा m1 किसके इक्वल है, m2 के, लेकिन इस केस में हमें क्या मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। एंड दैट द टू लाइंस बिकम्स पैरेलल ऑफ ईच अदर। यदि दो लाइंस पैरेलल हो गई, देखो जब दो लाइंस का स्लोप इक्वल होता है तो देयर विल बी टू केसेस, आइदर द लाइंस बिकम्स पैरेलल एंड इन दिस केस देयर विल बी नो सॉल्यूशन, और व्हेन द लाइंस हैव द सेम स्लोप, तो in this case line becomes coincident also and in this case it provides you infinite solution। दोनों का कंडीशन सेम है, दोनों का स्लोप सेम है, लेकिन इस केस में लाइन क्या कर दी है, कॉन्साइड कर जाती है ना, और इसमें क्या है, लाइन बिकम्स पैरेलल, है ना, both the lines becomes parallel। और जब लाइंस पैरेलल हो जाती है तो कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, और जब नो सॉल्यूशन वाला केस आता है, जब सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ गई? तो देखो ये दो केस आपको कंफ्यूज करेंगे कि भाई मैडम कैसे पता चलेगा कि दो स्लोप तो दोनों में इक्वल है, तो कैसे पता चलेगा कि ये इनफाइनाइट दे रहा है या फिर नो सॉल्यूशन दे रहा है, यानी इनकंसिस्टेंट बन रहा है, ये नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, कैसे पता लगाएंगे? तो देखो मैं आपको एक कंडीशन प्रोवाइड करती हूँ, सुनिए। ये जो लाइंस हैं इनको हम स्टैंडर्ड लाइन कंसीडर करते हैं, कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, इन टू वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, कंबाइन टुगेदर, these are the called the system of linear equations। ठीक है, अच्छा ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a1 b1 a2 b2 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इंटू x y 2x1 कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू c1 c2 2x1 कॉलम मैट्रिक्स। व्हेन यू मल्टीप्लाई, देखो ये कितने ऑर्डर का हो गया, 2x2, ये 2x1, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा, 2x1। सो दिस इंटू दिस a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 गिव्स यू फर्स्ट लाइन, a2x plus b2y equal to c2 provides you second line। So these two lines can be written in matrix form like this। ठीक है, यदि ये आपका a है सपोज, और ये आपका माना मैंने कैपिटल X, उसको माना मैंने b, सो इस a को तो हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। Why? कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स, बिकॉज दिस मैट्रिक्स कंटेन द टू वेरिएबल x एंड y, एंड b इज कॉल्ड द क्या, कांस्टेंट मैट्रिक्स, बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय द कांस्टेंट सिचुएटेड इन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सो कांस्टेंट मैट्रिक्स। So these equation can be written in matrix form AX equal to B। A कौन, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, X कौन, वेरिएबल मैट्रिक्स, B कौन, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब सुनिए, जब आपने ऐसा लिखा है ना, तो ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A, इस केस में देखते हैं, यहां देखो, यहां पे हम ऐसे ही बनाएं इसको भी इसी फॉर्मेट में अरेंज करें, तो ये कैसे बनेगा, देखो 1 2 1 7, यहां पे x और y, और यहां लिखेंगे आप 3 and 4, ये कौन, a, दिस इज योर x, कैपिटल X। b, आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये वाला कौन सा केस था, फर्स्ट केस। नाउ कंसिडर इट सेकेंड केस। सेकेंड केस में उसको अरेंज करिए, 1 1 2 2 x y, ठीक है, और यहां कितना हो गया 3 6। ये कौन है, मैट्रिक्स है, आप ध्यान से देखिए, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, 0, सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ थर्ड केस लिखो, इसको लिखिए मैट्रिक्स फॉर्म में, 1 1
ठीक है, 3 3 x y इज इक्वल टू 3 7। यहां पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो गया 0, 3 minus 3 becomes 0। So when it provides infinite solution or the no solution, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होना चाहिए 0, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होना चाहिए 0। अब सुनो, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है, ये जो आपने लिखा है इस यूनिक सॉल्यूशन, इस वाले केस में आपको क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन जब स्लोप इक्वल नहीं है। जब स्लोप इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है आपको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो वो कैसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे इस वाले केस में आपका m1 इज नॉट इक्वल टू m2, इसमें आपका m1 m2 के इक्वल नहीं है, यानी अगर आप उसको अरेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट आपका कितना आता है 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ये बात क्लियर होगी? तो हम लोग क्या लिखते हैं, यदि इन्हीं लाइंस को मैंने इस फॉर्म में लिखा, इन्हीं लाइंस को इस फॉर्म में मैंने लिखा, तो सुनिए फर्स्ट केस समझिए आप, यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए पहली लाइन का स्लोप बोलो -a1 अपॉन b1, दूसरी लाइन का स्लोप -a2 अपॉन b2। हमने लिखा m1 इज नॉट इक्वल टू m2, दैट मीन्स -a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू -a2 अपॉन b2। ठीक है, दिस इंप्लाइज a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2, माइनस हटा दो और इसको ऐसे लिखो a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है, a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो जब नॉन सिंगुलर होगा तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस के फॉर्म में आपको कैसे देखना है, देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन a1 अपॉन, देखो इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, आप देखें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कैसे ही समझ लो, यदि दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो इट प्रोवाइड्स यू यूनिक सॉल्यूशन। मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर आप जानना चाहते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। वैसे आप कोफिशिएंट के फॉर्म में देखना चाहें तो दिस अपॉन दिस, यानी a1 अपॉन a2, 1 अपॉन 1 1 एंड 2 अपॉन 7, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 7, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां समझिए, यहां लिखते हैं हम लोग a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, आप देख सकते हैं। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2/7। ठीक है, इस वाले केस में देखिए व्हेन द टू लाइंस बिकम्स कोइंसिडेंट, तो उसका क्या है, स्लोप इक्वल होना चाहिए। स्लोप इक्वल होने के साथ साथ और एक कंडीशन और बनती है, क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या, c1 अपॉन c2। आप देख सकते हैं दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2, है ना। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 implies that determinant of a equal to 0 and also equal to c1 upon c2, 3/6 1/2। but in this case when the lines becomes parallel, a1 upon a2 1/3, b1 अपॉन b2 1/3, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए यहाँ पे a1 अपॉन a2, देखें ये केस तो होना ही चाहिए। साथ के साथ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बात समझ में आई? ये दो कंडीशन निकल के आती है। इसमें c1 अपॉन c2 भी इक्वल है, इसलिए लाइंस कैसी बन गई है, कॉन्साइड। एंड कॉन्सिडेंट लाइंस में आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन दिस केस पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बात समझ में आ गई? तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर आपका 0 के इक्वल हो गया तो फिर आपको क्या करना है, लाइंस के केस में तो ऐसा देखना है। सो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, दो लाइंस पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल्स में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। अब हम लोग क्या प्लेन्स भी पढ़ेंगे, यानी 3 वेरिएबल्स में। तो इसको तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, समझ में आ गया।
है ना। अब इसमें क्या है, हमारे जो सिलेबस में है, सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं है। हम लोग क्या रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए। यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो समझिए। जब आपके पास आपने लिख लिया ax इक्वल टू बी, है ना, ax इक्वल टू बी आपने लिख लिया और इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स इसका इनवर्स डिफाइंड है ना। यहां देखिए आपने ax इक्वल टू बी लिखा तो इसका इनवर्स डिफाइंड है। तो आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इन लीनियर इक्वेशंस का, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स डिफाइंड है, इनवर्स को यहां से मल्टीप्लाई कर दे, है ना। देखो यहां लिखते हैं हम सॉल्यूशंस ऑफ, सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स मेथड से यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको क्या मिला यहां पे, ax इक्वल टू बी, मुझे क्या चाहिए, ये x चाहिए, यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स डिफाइंड है, तो इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये क्या बन गया, i इंटू x, तो x कितना हो गया, a इनवर्स b, और हमें पता है कि a इनवर्स कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, हम उससे निकाल लेंगे, है ना। और कैपिटल x कौन है, x और y, तो मैट्रिक्स मेथड से हम लोग यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स मेथड। ax इक्वल टू b, a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज ए वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स, राइट। इनवर्स निकाल लो आप, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये आपका, x कितना हो गया, a इनवर्स b। तो जब आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वन सॉल्यूशन प्रोवाइड करें या इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जब ये आपको क्या है, कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड ना करें तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। लाइन के केस में क्या होता है, यहाँ पे जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये समझिए आप, है ना। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, है ना। इसको मैं समराइज करके लिख देती हूँ एक बार। तो इन इक्वेशंस को लेकर के हम लोग अभी इसका पूरा समराइज पार्ट लिख देते हैं। सो दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स, इनको लेते हुए हम लोग कंडीशंस निकाल रहे हैं कि कब ये इक्वेशंस आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी और कब ये नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं देगी। तो यूनिक सॉल्यूशन बनने के लिए स्लोप नॉट इक्वल टू 0, सॉरी स्लोप नॉट इक्वल, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। या फिर आप ये कह दो कि यदि ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगी। अब जो क्वेश्चन हमने पहले बनाया उसी को जरा इससे बनाते हैं। क्या इक्वेशन लिखी थी हमने, बोलो। अरे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसकी इक्वेशन क्या लिखी थी, नोट नहीं किया, चलो वो ये ले लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, हाँ, और यहाँ क्या लिखा था, x प्लस कुछ भी ले लो, या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 ले लो। तो हमने क्या देखा, दिस अपॉन दिस 1/2 एंड दिस अपॉन दिस 2/3, है ना। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दूसरा, इसको हम अरेंज करते हैं ax इक्वल टू b फॉर्म में, तो 1 2 2 3 xy इज इक्वल टू 3 7, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना, यानी सॉल्यूशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। अब डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए तो कितना आता है, 3 माइनस 4 यानी -1, नॉट इक्वल टू 0, तो इट प्रोवाइड्स यू क्या, यूनिक सॉल्यूशन। a की सॉल्यूशन मिलेगा, a की x और y की वैल्यू मिलेगी। कैसे निकालेंगे, x कितना हो गया यहाँ से, a इनवर्स b, चलो a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, ये रहा आपका a मैट्रिक्स, इन दोनों को इंटरचेंज, है ना, 3 और 1, और इन दोनों का साइन चेंज, डिवाइडेड बाय -1, तो a इनवर्स आपका कितना आ जाएगा, -3 2 2 -1। कैपिटल X इस इक्वेशन से, भाई इक्वेशन नंबर 1 कैपिटल X निकालने के लिए a इनवर्स इंटू b, कैपिटल X कौन, x इंटू y, a इनवर्स -3 2 2 -1, इसको b से मल्टीप्लाई कर दें, b कौन है, 3 और 7, करें इसको मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस -9, है ना, -9 और प्लस का 14 6,
और -7, तो x कितना आ गया, यहां से कितना मिला 5 और y कितना मिला आपको -1। डाल के देख लो 5 और -1, यहाँ 5 और -1, तो 5 - 2 3, 5 यहां डाले तो 10 -1 7। तो यूनिक सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस वन, ये डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया, ये कैसे निकालते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x b2y c2z is equals to d2, a3x b3y plus c3z is equals to d3। इनको रिप्रेजेंट करें आप मैट्रिक्स मेथड में, है ना। मैट्रिक्स मेथड में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax इक्वल टू b फॉर्म में। a कौन, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। कैपिटल X कौन, वेरिएबल मैट्रिक्स x y z। b कौन, कांस्टेंट मैट्रिक्स d1, है ना, यहाँ पे आ गया d2 और यहाँ d3। आपको का सॉल्यूशन निकालना है इफ डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, तो क्या देगा ये, इट प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स b से। क्लियर है। अब सुनिए, है ना, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, यदि ये 0 हो गया, तो इस केस में मैंने आपको लास्ट टाइम 2 लाइंस की इक्वेशन लेकर के बताया कि अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो गया तो लाइंस पैरेलल हो सकती है, यानी इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, और लाइन बिकम्स कोइंसिडेंट आल्सो, यानी कंसिस्टेंट गिव्स यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो लाइंस थी, हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है तो हमने लाइन का कंसेप्ट, स्लोप का कंसेप्ट लगा लिया, लेकिन यहाँ पे अब प्लेन्स है। ये जो 3 वेरिएबल्स में जो हम लाइंस लिखते हैं ना, ये x y और z में जो 1 डिग्री होता है, किसकी इक्वेशन कहलाती है, ये प्लेन की, 3 डायमेंशनल कहलाता है ये। आपने इसको z कंपोनेंट भी प्रोवाइड कर दिया, सो इट बिकम्स 3D। नाउ देखो, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन आप ऐसे निकालें। लेकिन अगर इसका डिटरमिनेंट ऑफ a का 0 है तो हम क्या करते हैं इस केस में, कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ये कैसे निकाला, उसी तरह से निकाला। लाइंस में क्या होता है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, और ये कोइंसिडेंट लाइंस बनने के कारण आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। फिर अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देखो ये तो आपको लाइंस के केस में दे रखा है। इसी में मैंने आपको दूसरा भी लिखा देती हूँ, सेकंड। यहाँ देखो, अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है इस वाले केस में, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स में, तो यहाँ रिलेशन क्या आता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या, c1 अपॉन c2। यानी इन दोनों केसेस में भी आपको क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपका नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन के केस में भी आपका क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, 0। इस केस में लाइंस कैसी बन जाती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कोइंसिडेंट लाइंस। इस केस में लाइंस कैसी बन जाती है, पैरेलल लाइंस। और यहां कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन से कोई सॉल्यूशन नहीं देगी, लेकिन यहाँ लाइंस का कंसेप्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b निकालेंगे। यदि आपका इफ, है ना, इफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू b नॉट इक्वल टू o मतलब नल मैट्रिक्स, तो ये आपको इनकंसिस्टेंट सिस्टम देगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते,
कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो इसके दो केसेस होते हैं, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी, कंसिस्टेंट भी और वो इनकंसिस्टेंट भी, वो इक्वेशंस पे डिपेंड कर रहा है। हम इक्वेशंस लेकर के फिर निकालेंगे, है ना। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इफ नॉट इक्वल टू 0 तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का 0 के इक्वल है तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है ना। ये दोनों केसेस आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हूँ। देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1, और इस बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 28 है। वो आपको कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये कितना गिवन है, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। चलिए अब पहले ये पता लगाते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये मुझे यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, या एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। तो आप इसको रिप्रेजेंट करिए, इसका सॉल्यूशन देखें, इसको लिखो आप ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में। तो लिखिए 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 2 3, इनके कोफिशिएंट का ध्यान रखा करो, है ना। पहले x का आ रहा है तो x का ही आएगा, फिर y का, फिर z का। तो 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, किससे मल्टीप्लाई करने, एक्स वाई जेड से, इज इक्वल टू क्या लिखें, 8 1 4। यहां से x कितना मिलेगा, a इनवर्स b। जरा पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लें आप, डिटरमिनेंट ऑफ a चेक करना कितना आता है, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 एंड 2। ठीक है, डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, दिस इंटू दिस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2, है ना, 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 3 और यहां से 16 प्लस 13, 13 माइनस का 30 कितना हो गया, माइनस का 17 नॉट इक्वल टू 0। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इट प्रोवाइड्स यू यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन देगा ये। और वो यूनिक सॉल्यूशन एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, इस मेथड से। चलो इस ए मैट्रिक्स का हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालें। इनवर्स निकालने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एडजॉइंट की, है ना। 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। चलिए कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, कितना आएगा, दिस इंटू दिस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो निकालिए, उसका निकालिए, कितना हो गया 4, 4 प्लस 7 माइनस 7, इस तरह से निकालते हैं ना हम लोग। फिर इसका निकालेंगे A1 3 का, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, है ना, इस तरह से सबका निकाल लीजिए। और क्या ले लो, ट्रांसपोज। सो A12 देखो माइनस 7 नहीं आ रहा, ये दिस इंटू दिस करके कितना आ रहा है, माइनस 8। चलो A21 का निकाल लो, कितना आ रहा है, माइनस 4, माइनस 4 और प्लस 9 प्लस 5, प्लस 5, लेकिन यहां कितना आ गया, माइनस 5। चलो नेक्स्ट निकालो, 6 और माइनस 12 माइनस 6, उसका निकालो, माइनस 9 और प्लस का 8 1, इसका निकालिए 2 माइनस 3 माइनस 1, इसका निकालिए माइनस 3 और माइनस का 6 माइनस 9 तो प्लस 9, और इसका निकालिए 3, कितना हो गया 7। तो ए इनवर्स कितना हो गया आपका, माइनस 1/17। ट्रांसपोज ले लो, माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 6 1 माइनस 1 9 और 7। कैपिटल एक्स चाहिए मुझे, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 1/17 ए इनवर्स, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1
-8, -6, 9, -10, 1 और 7। इसको b से मल्टीप्लाई कर दो। b कौन? 8, 1, 4। करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए। -1/17। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, -8, -5, -4, माइनस का 64, -6, 36, -80 + 1, 28, -1/17 कितना है? -17। यहाँ से कितना हुआ? 30, तो माइनस का 34। यहाँ से कितना हुआ? 29, तो माइनस का 51। किसके इक्वल है ये? कैपिटल एक्स यानी एक्स वाई जेड। एक्स कितना बनेगा? 1, वाई कितना? 2 और जेड कितना? 3। यूनिक सॉल्यूशन आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना मिला? 1, 2 एंड 3। ये आंसर ऐसे निकालेंगे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स निकालना हमने पहले भी सीखा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बाकी ये दो केसेस हम डिस्कस करते हैं कि कब आपके देखिए इनकंसिस्टेंट, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो ये दो केसेस कैसे बनेंगे, इनको हम लोग जरा इन पे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दोनों केस हम कंसीडर करते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तब तो यूनिक केस, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे। अब आप देखो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर करिए। x + y + z = 1, 2x + 2y 2z = 3 एंड 3x + 3y + 3z = 4। हम देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन देता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया ax = b फॉर्म में। रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax = b। नाउ ये कौन हो गया? मैट्रिक्स A। ये हो गया आपका कैपिटल X और ये हो गया आपका B। हमने क्या देखा? डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है। साफ साफ नजर आ रहा है दोनों रोज क्या है? ये रोज आपके आइडेंटिकल हैं। यहां से 2 बाहर निकालेंगे तो इट ऑल्सो बिकम्स 1, 1, 1। सो R1 = R2। इसमें से 3 बाहर निकालेंगे तो R1 = R3। एडजॉइंट ऑफ A निकाल के बताएं आप मुझे। इसका निकाले कितना हो गया? 6 - 6 0। इसका निकाले 0। सब जगह 0 आ रहा है बोलो। और इसका अगर मैंने ट्रांसपोज दे लिया तो भी यही आएगा। अब मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है तो आप कैलकुलेट करिए एडजॉइंट ऑफ A × B। तो जरा निकालें एडजॉइंट ऑफ A × B। यदि किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं तो नल ही आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा बोलो। तो इज इक्वल टू O। तो हमने क्या देखा कि अगर आपका एडजॉइंट ऑफ A है ना, एडजॉइंट ऑफ A × B नल मैट्रिक्स है तो दो केसेस हो सकते हैं। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब ये आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दे सकता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये आपको नो सॉल्यूशन भी दे सकता है। तो यहां कौन सा केस बनेगा? यहां कौन सा केस बनेगा? एडजॉइंट ऑफ A × B जो है आपका कितना आ गया? एडजॉइंट ऑफ A × B आपका नल आ गया। नल आ गया तो कौन सा केस है ये? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अब आप देखो क्या है यहाँ पे, यदि मैंने x + y + z का वैल्यू कितना है? 1 और 2x + 2y + 2z का वैल्यू कितना है? 3। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x + 2y + 2z = 2 और इसमें से सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 0 = 1। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो इसमें मुझे क्या निकालना है? इसमें नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो आप इक्वेशन से देखें तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे 0, 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए कौन सा वाला केस है? इनकंसिस्टेंट। एंड आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? नो सॉल्यूशन। सिमिलरली आप ये और एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर करें। इसको फिर मैंने ax = b के फॉर्म में लिखा। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकालें। चलिए 1 कितना हो गया? 15 - का 16 - का 2 10 - 12 + 3 R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें। 8 - 9 -1 -1 यहां से कितना मिला? -2 तो +2 और -3 है ना, यहां से -2 +4 मिलेगा। एक मिनट, हाँ +4 तो 4 - 4 कितना हो गया? 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका कितना हो गया? 0। जरा ये कौन है? मैट्रिक्स A। इसका एडजॉइंट ऑफ A निकालना। चलो इसका एडजॉइंट निकालें। कितना हो गया? 15 - 16 -1 इसका निकालें। 10
10 माइनस 12 माइनस 2 यानी प्लस 2, फिर निकालिए दिस इंटू दिस 8, 8 माइनस 9 माइनस 1, इसका निकालिए 10 माइनस 12 माइनस 2, पर यहाँ कितना आएगा प्लस 2, 8 2 2 का निकालिए 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 बोलो माइनस 4, ठीक है, इसका निकालिए 4 माइनस 6 माइनस 2, पर यहाँ प्लस 2, इसका निकालिए 8 माइनस 9 माइनस 1, यहाँ निकालिए 4 माइनस 6 माइनस 2, पर यहाँ प्लस 2, और यहाँ 3 माइनस 4 माइनस 1, इसका क्या ले लेना है मुझे ट्रांसपोज। अब आपको क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, A इंटू बी, चलो ये लिखो -1 2 माइनस 1 2 माइनस 4 2 -1 2 माइनस 1, इसको बी मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें 1 2 3 करिए, दिस इंटू दिस -1 4 प्लस का 3 माइनस का 3 0, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको जब आप देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कितने ऑर्डर का आएगा 3, ये कितने ऑर्डर का है 3/3, वो कितने ऑर्डर का है 3/1, तो ये इस तरह से आएगा, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा ये। चलो यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा, दिस इंटू दिस 2 माइनस 8 माइनस 6 और प्लस का 6 है ना, यहाँ पे भी 0, ये कौन सा केस है नल मैट्रिक्स, कौन सा वाला केस आ गया, ये वाला केस आ गया। अब कैसे पता लगाएंगे कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये नो सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, है ना, एक मिनट ये साफ कर देते हैं फिर बताते हैं। तो अब हम पता लगाते हैं कि इनफाइनाइट, देखो ये वाला केस हो गया, पता लगाते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है या नो सॉल्यूशन आता है। पहले वाले केस में जब एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी अगर आपका नल मैट्रिक्स आया तो इनकंसिस्टेंट था क्योंकि वहां से आपको 0 = 1 मिल रहा। अभी हम क्या करेंगे देखिए समझिए, इसको हम लोग एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, है ना, खैर ये तो डायरेक्टली बन गया, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेट हमने जेड को ना कोई k नंबर मान लिया, k कोई भी रियल नंबर, ठीक है, तो आपका कितना बन गया x प्लस 2y = 1 माइनस 3z, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन से 2x प्लस 3y = 2 माइनस 4z, है ना। फर्स्ट इसमें हम समझ में आ गया, इसको हम क्या करेंगे, हम लोग x और y निकालेंगे। x और y कैसे निकालेंगे, ये 1 ये 2 और 3, यहां से x और y मैट्रिक्स फॉर्म से कितना लिखा 1 माइनस 3z 2 माइनस 4z। कंसीडर द 2 इक्वेशन, शुरू की 2 इक्वेशन ले लो, कोई सी भी 2 इक्वेशन ले लो, ठीक है। ये कौन हो गया आपका a, ये आपका कैपिटल X, ये आपका b हो गया, तो x कितना निकलेगा यहां से a इनवर्स b। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a -1, तो हम ये मेथड लगा सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ना मुझे, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, कैपिटल X = -1, एडजॉइंट ऑफ A निकालो, इन दोनों को क्या कर दो इंटरचेंज, और इन दोनों को नेगेटिव साइन, और B से मल्टीप्लाई कर दो, B कौन, ये 1 माइनस 3z एंड 2 माइनस 4z, -1 आउटसाइड, यहाँ कौन है ये x और y, दिस इंटू दिस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2z -2 2 माइनस 4z, यहाँ कितना मिलेगा -2 1 माइनस 3z प्लस 2 माइनस 4z, तो x कितना आ गया, माइनस अंदर भेज दो, तो 2 माइनस 4z -3 1 माइनस 3z, कितना हो गया 4 माइनस 3 1, माइनस का 8 है ना, माइनस का 8 प्लस का 9, z x, ये y कितना हो गया, माइनस अंदर भेज दो, 2 1 माइनस 3z -2 प्लस 4z, प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, माइनस का 6 प्लस का 4, तो -2z, ठीक है। ये हमने क्या निकाला x और y, और z तो हमने ऑलरेडी ले ही रखा था, तो x कितना हो गया आपका 1 प्लस z, y माइनस का 2z, और आपने z कितना ले रखा, ये k के फॉर्म में लिखा ना हमने, z कैसे आ गया, ये इसको मैंने z है ना, इसको मैंने k लिया था,
के ले लो इसको, वरना वो जेड, चाहे तो आप जेड भी रहने दो, पर ठीक है अब चेंज कर दिया है तो ले लो। यहाँ पे भी हर जगह आप के कर लें, है ना। यहां से कितना आ गया के, तो ये कितना हो गया 1 प्लस के माइनस का 2k और जेड कितना लिया था के। नाउ कंसीडर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड आ गए, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड में डालो तो 3x कितना हो गया 1 प्लस के, y कितना हो गया माइनस 2k माइनस 8k और प्लस का 5k, कितना मिला 3 प्लस 3k और यहां से कितना मिला माइनस 8k प्लस 5k माइनस 3k, कितना मिला 3। कौन है राइट हैंड साइड? इसका मतलब इस k बिलोंग्स टू r के लिए ये जो x और y हमने k के फॉर्म में निकाला, यहाँ k कौन है बिलोंग्स टू r। अच्छा बिलोंग्स टू r में कितनी वैल्यूज होती है, कितनी वैल्यूज होती है इनफाइनाइट वैल्यूज। बिलोंग्स टू r, यदि आपने k बिलोंग्स टू r लिया तो r में कितनी वैल्यूज होती है इनफाइनाइट वैल्यूज, तो वो सारी की सारी वैल्यूज इसके x y z बनेंगे नहीं बनेंगे। सपोज मैंने k बिलोंग्स टू 1 लिया तो 1 रियल नंबर है तो आपके पास कितना आएगा 2 माइनस 2 1। आपने k को 0 लिया तो 1 0 0, आपने k को 1/2 लिया फिर कोई नंबर, फिर k को आपने 5 लिया फिर कोई नंबर, तो k बिलोंग्स टू r यानी इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इनफाइनाइट। सो इस केस में कितना सॉल्यूशन आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस तरह से चेक करेंगे। तो जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो इट गिव्स यू यूनिक सॉल्यूशन, आप इस मेथड से निकालें। और जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करें। यदि इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये नो सॉल्यूशन देगा, जैसे उस केस में, है ना। मतलब इसमें तो खैर ये वाला बन रहा है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इसमें दो केसेस हैं, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो नो सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे वो हमने देख लें। उसी वाले को हम लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। खैर वो तो डायरेक्टली निकल गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर उसको हम इससे भी करते हैं। तो वहां से जो एक्स वाई जेड का वैल्यू आता है वो थर्ड को सेटिस्फाई ही नहीं करता, यानी यहाँ पे डालने पर आपको कुछ ऐसा मिलता -1 इक्वल टू 4 विच इज नॉट पॉसिबल, या 0 इक्वल टू 4, मतलब कुल मिलाकर के लेफ्ट हैंड साइड 4 के इक्वल आता ही नहीं, तो फिर हम क्या बोलते हैं नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो हमारे जो सिलेबस में सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ यही वाला केस है। कौन सा वाला केस? यूनिक सॉल्यूशन, है ना। ये वाला केस हमारे नहीं है, मतलब ये जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में उन्होंने समझा रखा है ना। सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, लेकिन उसमें कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाला इन टर्म्स ऑफ k बिलोंग्स टू r, 1 प्लस k माइनस 2k और k, तो वो निकालना नहीं है। क्लियर है। के बाद एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 28 तो पहले किया था हमने सीबीएसई की बुक का, अब 29 करते हैं। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन x, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज x। तो हमने ये मान लिया कि लेट 3 नंबर्स जो हैं, 3 नंबर्स आर x y z। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 6। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर कौन? 3z z, and add to it second number y, तो we get 11। ये कह रहा है कि जो तीसरा नंबर है z, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं सेकंड में ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा? 11। अभी आगे क्या बोल रहा है? बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर x, थर्ड नंबर z, वी गेट द डबल ऑफ द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कौन? y, उसका डबल, यानी x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन। ये कह रहा है कि ये 3 जो आपने x y z माना, इसको मैट्रिक्स मेथड से निकाल दें। तो ये 1 2 3 3 इक्वेशन बन गई। इसमें x y z मुझे मैट्रिक्स मेथड से निकालना है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करें ax इक्वल टू b फॉर्म में। चलिए करें 1 1 1, फिर कौन आएगा? 0, थोड़ा ध्यान से लिखें, फिर y का 1, फिर z का 3, 1 माइनस 2 1, यहाँ कौन आएगा? x y z, ठीक है, इक्वल टू b, यानी 6 11 और 0। इनवर्स निकालिए, इनवर्स निकालिए। सो इनवर्स निकालना हमने, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आता है? 9। इट गिव्स यू यूनिक सॉल्यूशन, है ना। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए।
बहुत बार हमने इनवर्स निकाल दिया ये, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया। अब आप x क्या करेंगे, a इनवर्स b से 1/9 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 और 1, इसको b से मल्टीप्लाई कर दें 6 11 0। चलिए करें, कितना हो गया 42 माइनस का 33, फिर दिस इंटू दिस 18 माइनस 6 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ कौन आ गया, x y और z। चलिए सॉल्व करें, 1/9 कितना मिलेगा, यहाँ से 9, ये 18 और यहाँ से 27। x इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3।